हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ गई है और मैं आप लोगों को लिए जेल प्रहरी का जो पेपर है उसको सॉल्व करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का पेपर इस वीडियो में, और जीएस के पेपर भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ और भी कई क्वेश्चन रह जाएंगे तो उनको भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो पिछले वीडियोज़ तक हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और एक क्वेश्चन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये था कि किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन था पिछले वीडियो का कि गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 2r = होता है डायमीटर, ये दिया है 21, 2r = 21 दिया है। गोले का व्यास कितना दिया है? 2r = 21 दिया है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाला था 21/2। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 4πr²। आप याद रखना कि अगर ये कोई गोला है तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको हम स्फीयर कहते हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4 × 22/7, r की वैल्यू 21/2 और 21/2 ये पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये आ रहा हमारे पास 66 और ये हो रहा है 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, 12 और ये 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। कई लोगों ने आंसर भी कमेंट किया था, अच्छी बात है बेटाओ। तो इसी तरह से आप आंसर देते जाइए कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक जनरली क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके भेजना। किसी गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई है। गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई है तो आप ये बताएंगे कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आप क्या बताएंगे? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं 26, जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 26 नंबर का क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या होगा। ये जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ गए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 4πr² इक्वल टू दिया है हमारे पास 154, 154 दिया है। तो 4 × 22/7 गुणित r² बराबर 154।
तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44, इतना कैंसिल आउट कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल 14 गुणित 7 बटे में 2 गुणित 4। अब इसको हम कैंसिल आउट अगर कर दें 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4। तो आर की वैल्यू जब वर्गमूल लेंगे तो 7 इंटू 7 से 7 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये तो हमारे पास रेडियस आ गई 7/2। अगर डायमीटर फाइंड करना तो 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं, तो 2r इक्वल गोले का व्यास हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अगर रेडियस पूछते हैं या अर्ध व्यास पूछते, पेपर में बड़े ध्यान से समझना, त्रिज्या पूछी गई है तो 3.5, अर्ध व्यास भी पूछेंगे तो 3.5 ही रहेगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में व्यास पूछा है तो 7 सेंटीमीटर हमारे ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 क्वेश्चन। एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ रहे हैं हम। एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है। जब उसे धुला जाता है, धोने पर वह 0.5% सिकुड़ता है, तो धोने के बाद उस कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? क्वेश्चन है, एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है, धुलने पर 0.5% सिकुड़ता है, 0.5% सिकुड़ता है। धोने के बाद उस कपड़े की लंबाई क्या होगी? धोने के बाद कपड़े की लंबाई क्या होगी? कपड़े की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब 2 मीटर लंबा कपड़ा है, 2 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। अब बेटा वो ये कह रहे हैं कि 0.5% सिकुड़ता है, तो 200 का आप 0.5% जब फाइंड करेंगे तो 0.5% का नीचे 100, और यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे तो एक 0 और लगा सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट, ये 5 दूनी 10 से ये भी घट गया, तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर आ गया। तो कपड़ा केवल 1 सेंटीमीटर सिकुड़ा है, तो 200 में से आप 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कपड़ा कितना सेंटीमीटर बचेगा? 199 सेंटीमीटर। धुलने के बाद कपड़े की लंबाई 199 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर है बेटा? आया समझ में आप लोगों को? कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है, धुलने पर 0.5% सिकुड़ता है, धोने के बाद कपड़े की लंबाई क्या होगी? तो 199 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल 1 सेंटीमीटर सिकुड़ गया है ना। हमने निकाला 200 का 0.5%, जब 200 का 0.5% निकाला तो वो आया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आया। इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना सिकुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 28। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन शायद मैंने सॉल्व करा दिया पिछले वीडियो में। अगर सॉल्व भी करा दिया तो एक बार और देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, 14 सेंटीमीटर
भुजा वाले वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो? ये क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। क्या कह रहे हैं बेटा? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग है ना, उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है हमारी। ये जो वर्ग है उसके अंदर वृत्त बनाए, पहले हम वृत्त बना ले, उसके ऊपर वर्ग बना ले, कैसे भी बना सकते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये वर्ग बना दिया, ये वर्ग, ऐसे ये वर्ग बनाया। तो पेपर में ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक बात हो, आप ये याद रखना कि स्क्वायर के अंदर बिगेस्ट सर्कल जो बना है, बड़े से बड़ा जो वृत्त बना है, तो इस जो सर्कल की एवरी साइड, सर्कल की जो डायमीटर होगा वो 14 होगा, 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी? 7। आप समझ रहे हैं? ये हमने स्क्वायर के अंदर ये जो बनाया है सर्कल, तो इस सर्कल, ये जो सर्कल हमने बनाया है, ये जो वृत्त बनाया है, उसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 गुणित 14। 14 क्यों आएगा? 7 गुणित 7 आएगा। रेडियस तो 7 है ना बेटा, तो 7 से 7 कटेगा तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन बेटा एक बार पेपर में और चेंज हो गए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आया था कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया, तो इस वृत्त को छोड़कर शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको ये वाला एरिया पूछा था एक बार, ये वाला एरिया पूछा गया था, ये वाला एरिया पूछा गया था इस क्वेश्चन में। मतलब शेडेड पोर्शन वाला एरिया क्या होगा। तो हमारे पास ये मेथड तो यही है कि हम पहले क्या निकाल लें, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 154 आ गया, जो पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन मैं नया बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये पूछा गया कि इस वृत्त को छोड़कर शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा या शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे हम। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल 14 का वर्ग 196। अब आप 196 में से 154 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 2 और ये 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अगर ये पूछा गया क्वेश्चन था तो। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब भेजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। क्वेश्चन आप लिख लें भले, 28 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक वर्ग है, वर्गाकार शीट है। क्वेश्चन 1, 28 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कागज की शीट है। कागज की शीट में से समान आकार के
समान आकार की 4 वृत्ताकार चकती, ब्रैकेट में लिखा है बड़े से बड़ी, बड़े से बड़ी काटी गई हैं, काटी गई हैं। तो प्रत्येक चकती की परिधि क्या होगी, परिधि क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, तथा इन चकतियों को काटने के बाद, चकती को काटने के बाद शेष बचे कागज की शीट, कागज की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके आप भेजिए, जिससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस बनी रहे। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके आप भेजेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। अब हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर का, ठीक है, 29 नंबर का। कोई धन, अब साधन ब्याज का भी क्वेश्चन आया बेटा। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता, 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आप लोग एक बात याद रखना कि जब कोई धन n गुना होता है, धन n गुना होता है, तो आप ट्रिक याद रखना, R इंटू टी इक्वल n-1/100। कोई धन जब n टाइम होता हो, ब्याज n टाइम की बात नहीं हो रही बेटा, जब ब्याज n टाइम होता, अगर ये इंटरेस्ट n टाइम होता तो हम कह देते आर टी इक्वल n इंटू 100 कह देते। अगर ब्याज n गुना होता तो हम कह देते RT इक्वल n इंटू 100 बोल देते हैं। जब ब्याज n गुना होता तो हम ये कह देते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज की दर पर कितने भी वर्ष दिए हों और कोई धन n गुना हो रहा तो RT इक्वल n-1 इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, आप कहेंगे सर n की वैल्यू 8/5 रख दीजिए और टाइम की वैल्यू 5, R इंटू 5, 8/5 ऋण 1 इंटू 100। क्लियर है बेटा। तो R इंटू 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3/5 इंटू 100। क्लियर है। अब इससे हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0। अब
5 चौक 20, 4 बार कर दिया तो 4 तिया 12% हमारे ब्याज की दर आ गई। कितने परसेंट ब्याज की दर आ गई? साधारण ब्याज की दर 12%। आप इसको याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर जब n गुना होता है, हो सकता है इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में रिपीट हो जाए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर जब n गुना हो रहा है तो ब्याज की दर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर ब्याज n गुना होता तो RD इंटू n इंटू 100 कर देते। क्लियर है बेटाओ? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। अगली ट्रिक्स, अगला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही है तो हम इसको पूरा नहीं मिटा लें। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, दर से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो वह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो वह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। देखिए बेटा, बड़े ध्यान से इत्मीनान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना कि T वर्ष में N1 टाइम होता है, तो N2 टाइम होने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो T वर्ष में वह होता है N1 गुना, तो N1 माइनस 1 लिखेंगे। N2 गुना होना है तो N2 माइनस 1 लिखेंगे। T वर्ष में N1 गुना होता है तो N2 गुना होने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, हमेशा ध्यान रखिए। T वर्ष में N1 गुना होता है तो N2 गुना होने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो हम क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में कितना गुना हो रहा है? 4 वर्ष में दुगना हो रहा है, 4 वर्ष में दुगना हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 वर्ष दुगना हो रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखो कितना सिंपल तरीका है। और कितना गुना होना है उसको 8 गुना होना है। कितना गुना होना है बेटाओ? 8 गुना। तो 8 में से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स। कितना ईयर्स? 28 ईयर्स। तो आप इस ट्रिक को नोट कर लें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटाओ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31, 2 बराबर धन अलग अलग बैंकों में। अगला क्वेश्चन है 2 बराबर धन अलग अलग बैंकों में। क्या क्वेश्चन है? 2 बराबर धन अलग अलग बैंकों में प्रत्येक 15% साधारण ब्याज की दर से, प्रत्येक 15% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष और 5 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष तथा
5 वर्ष के लिए जमा किए गए हैं यदि दोनों के ब्याजों का अंतर 144 रुपये हो। यदि दोनों के ब्याजों का अंतर 144 रुपये हो तो प्रत्येक धन क्या होगा? तो प्रत्येक धन क्या होगा? हमको प्रत्येक धन निकालना, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि केवल एक चीज़ में चेंज आ रहा है। वो किस में आ रहा है चेंज? तो आप ये कहेंगे कि सर टाइम में चेंज है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू डेल्टा T 100 इंटू डेल्टा I। बस ये याद रखना, जिसमें चेंज हो उसको डेल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ टाइम में चेंज दिया है, टाइम अलग अलग दिया है, और यहाँ क्या दिया है? ब्याज में अंतर दिया है। P हमको फाइंड करना, रेट है 15%, रेट 15% है। टाइम का डिफरेंस हम यहाँ रख देंगे और इंटरेस्ट का डिफरेंस हम यहाँ रख देंगे। हमको निकालना है P की वैल्यू, हमको निकालना है P प्रिंसिपल फाइंड करना है। R की वैल्यू है 5, 15 दिया है, 5 नहीं 15% दिया है। ब्याज की दर 15% है, हमारे लिए 15% ब्याज की दर दी है। टाइम का डिफरेंस आप 5 वर्ष में से 3.5 वर्ष घटाएंगे तो 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष। हम यहाँ पर 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 और यहाँ पर 144। अब जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा हम इसको देखते हैं। हम अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो पहले तो हम इसको काटने 3 से, 5 से काट, 5 तिया 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10 20। अब 16 90 144, 9 से ये 16 बार कट रहा है, 9 से ये 16 बार कट रहा है। 16 90 144 होते हैं और 16 दूनी 32 320। 320 में जब 2 का गुणा होगा तो P की वैल्यू 640 आ जाएगी, 640 रुपये आ जाएंगे। P का मान 640। कितना सरल तरीका। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा टफ है। आप जरा प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 बराबर धन हैं, बैंक में जमा किए गए हैं, अलग अलग बैंकों में, प्रत्येक पर 15% रेट है। एक में 3.5 वर्ष के लिए जमा किया गया, एक में 5 वर्ष के लिए जमा किया गया है। तो जब हम ट्रिक्स पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट में तो P इंटू R इंटू डेल्टा T 100 इंटू डेल्टा I। यहाँ पर टाइम में डिफरेंस दिया है, समय में अंतर दिया है। जब समय में अंतर दिया है तो डेफिनेट फिर ब्याज में अंतर आएगा। तो ब्याज का अंतर हमने यहाँ लिख दिया, ये 100 इंटू ब्याज का अंतर लिख दिया। और रेट हमारे लिए 15% दिए, 15% दिए। टाइम का डिफरेंस हमने निकाल लिया 5 वर्ष और 3.5 वर्ष। 5 ईयर और 3.2 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में आया। 5 वर्ष और 3.5 वर्ष का डिफरेंस कितना आएगा? 3.5 वर्ष, दोनों का अंतर 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 को 3/2 नहीं लिख सकते क्या हम? तो हमने यहाँ पर 3/2 लिख दिया। फिर हमने इसको काटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया। अब ये 9 से 16 90 144 होते हैं तो ये 16 बार कट जाएगा। तो 16 दूनी 32 320 और इस 2 का भी उधर ही गुणा होगा तो 640 रुपये हमारे प्रश्न का जवाब आ गया, 640। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 32 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप P1 और P2, 2 पाइप P1 और P2
लिखते हैं चलिए। दो पाइप P1 और P2 किसी टैंक को अलग अलग समय में भरने का टाइम दिया है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में भर देंगे। दो पाइप P1 और P2 हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दो पाइप P1 तथा P2, दो पाइप P1 तथा P2 किसी टैंकों को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। किसी टैंक को 36 घंटे व 45 घंटे में 45 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक भरेगा। अब हमको ऑप्शन दिए हैं, तो कभी भी ये बात याद रखना कि बहुत सिंपल तरीका होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है। पहले तो ये देखें, दोनों स्थान पर यहाँ पर भी घंटे दिए हैं और यहाँ पर भी घंटे दिए हैं। क्लियर बेटा? तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वर्क एंड टाइम, और इसमें एक ही मेथड लगनी है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में करता है, दूसरा y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं x इंटू वाई बटे x प्लस वाई, x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। तो x इंटू वाई 36 गुणित 45, 36 गुणित 45, दोनों को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो 11 की 1 हासिल का 1 आ रहा है, तो 81, 9 चौक 36, 9 नाम 81 और 9 पंजे 45, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितने घंटे में भर देंगे? 20 घंटे में। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना। अगर यही क्वेश्चन अगले प्रकार से आ जाए, मैंने ये कहा, ध्यान से समझना कि पाइप P1 तो भरता है, ज़रा ध्यान से समझिए, पाइप P1 भरता है आधा घंटे में, 1/2 घंटे में भरता है, 1/2 घंटे में भरता है। और पाइप P2 भरता है 15 मिनट में। तो दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भर देंगे? तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये हावर में दिया है और ये मिनट में दिया है। एक वैल्यू किस में दी है बेटा? हावर में, और एक वैल्यू मिनट्स में दी है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि डायरेक्ट ही इन वैल्यू को पुट कर देंगे। आप या तो दोनों वैल्यू को आप हावर में चेंज करेंगे या दोनों को मिनट्स में चेंज करेंगे। तो हम ये आधा घंटे का मतलब 30 मिनट, तो अगर ये आधा घंटे और 15 मिनट वाला क्वेश्चन आता तो इसको हम 30 मिनट लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम ये 30 लिख देंगे और ये कितना लिख देंगे? 15। ये लिखेंगे 30 और ये लिखेंगे 15। दोनों को आप ऐड करके लिखेंगे, 30 और 15 को जोड़ेंगे तो 45। तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, हम यही देखना चाह रहे हैं ना। 15 तिया 45, और इससे 10 बार कट गया तो कितने मिनट में भर जाएंगे? 10 मिनट में। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को
आधा घंटे तथा 15 मिनट में अलग अलग भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे उस टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। अगर आपको 1 हावर में दिया है, 1 मिनट में दिया है, तो दोनों को सेम राशि में चेंज करना पड़ेगा। यही बिल्कुल वर्क एंड टाइम में थीम है। लेकिन बेटा एक बात और समझने का प्रयास कीजिए ज़रा। अगर हमको क्वेश्चन इसका अपोजिट आ गया, इसी क्वेश्चन को मैं एक प्रकार से और लिख रहा हूँ। दो पाइप P1 व P2, ध्यान से समझना, एक टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, एक साथ 20 मिनट में भरते हैं। इसका आंसर 20 आ रहा है। 20 मिनट भरते हैं। पाइप P1 इसे 45 मिनट में भरता है। तो पाइप P2 कितने मिनट में भरेगा। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया। पाइप P2 कितने मिनट में भरेगा, ये क्वेश्चन अगर आया, दोनों मिलकर 20 मिनट में भर रहे हैं और पाइप P1 45 में भर रहा है, तो पाइप P2 कितने भरेगा। तो यहाँ तो आपने आंसर दे के कह दिया 36। अगर हम यहाँ पर मिनट बोल दिया मैंने तो मिनट में आंसर आ जाएगा, हावर बोल देते तो हावर में आंसर आ जाता। तो अब इसके लिए ट्रिक बदल जाएगी। क्या ट्रिक बदलेगी बेटा, x × y बटे में x नेगेशन y। अब नेगेशन क्या कह रहा है कि बड़े मान में से छोटा मान घटा के लिखो। तो दोनों मिलकर 20 मिनट में, तो ये लिख दिया हमने 20 और 1 45। नीचे दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, 20 और 45 का डिफरेंस कितना आ गया, 25 25। 5 नाम 45 पचम 25, 5 चौक 20, 9 चौक 36। क्वेश्चन का आंसर 36 मिनट आ गया। अब एक नया क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से मैं पेपर को सॉल्व कराऊंगा। आगे और भी कई क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक वीडियो या 2 वीडियो और बनेंगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दूंगा। सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। आप एक स्थान पर इनको नोट कर लेंगे और पिछला पेपर मिला लेंगे और इसी पैटर्न पर और न्यू पैटर्न पर आप तैयारी करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।